रिलेशंस एंड फंक्शंस, नहीं 11th में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, कुछ बेसिक आइडिया है रिलेशन फंक्शन का कि नहीं? थोड़ा बहुत है। अब उसका देखो हम लोग, ये जो है चैप्टर था 11th में, है ना, और अभी भी है, तो उसमें हम लोग इसको पढ़ कर आए थे, और यहां पे जनरली इनके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शंस ये 11th में पढ़ के आए थे, और 12th में इसके टाइप्स डिस्कस करे गए हैं, ठीक। रिलेशन से पहले 11th में एक चैप्टर था सेट्स, जो पहला ही चैप्टर था वो क्या था? सेट था। सेट में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सेट का बेसिक आइडिया होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? सेट बोला जाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन समझते हो ना? वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यह है कि जिसमें कोई डाउट ना हो, यानी ओपिनियन ना हो अलग अलग, कोई चीज सब्जेक्टिव ना हो, उसको वेल डिफाइंड बोला जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मोस्ट हैंडसम एक्टर्स की एक लिस्ट बनाओ ऑफ बॉलीवुड या हॉलीवुड, तो ये एक सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। तुम एक अलग सेट बना के दोगे मुझे 3-4 एक्टर्स का, तुम अलग बना के दोगे, तो वो वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं बोलूं कि रिवर्स ऑफ इंडिया या माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती है। वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जो इनके लिए भी है, इनके लिए भी है, इनके लिए भी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, ठीक है। उस सेट के हर एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। उसमें एक चीज आती है ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कोई सेट मैंने लिख दिया वन, अच्छा सेट ए, सेट मैंने लिखा यहां पर, ठीक है, और यहां पर एक सेट लिख दिया बी। इसके दो एलिमेंट मैंने लिखे 1 और 2, और इसमें दो एलिमेंट लिखे मैंने 3 और 4। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी ए क्रॉस बी, याद है कि नहीं? ए क्रॉस बी को हम लोग बोलते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे इसको। तो ए क्रॉस बी में क्या करते थे कि ए के हर एक एलिमेंट की पेयरिंग करते थे बी के हर एक एलिमेंट से, यानी ए का हर एक एलिमेंट और इसका पेयर बनाते थे बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो कैसे होता था ये? ऐसे एक बन जाता था, 1 की पेयर किसके साथ बनेगा? 3 के साथ, फिर 1 का पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, और फिर 2 का पेयर बनेगा 4 के साथ, बस, ठीक है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर में ये ध्यान रखना कि नाम ही से पता चल रहा है कि वो ऑर्डर्ड पेयर है, यानी इसमें ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ऑर्डर इधर उधर किया तो तुरंत वो बात गलत हो जाएगी। यानी 1 3 और 3 1 ये सेम नहीं है ऑर्डर्ड पेयर में। 1 3 अलग है और 3 1 अलग है। ऑर्डर बदला, तुरंत गड़बड़ हुआ। बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक मिनट। हाँ, तो ये कह रहे थे कि 1 3 और 3 1 ये सेम नहीं है, यानी जो ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या हो गया? अलग अलग बोला जाएगा। लेकिन सेट में ऐसा नहीं होता था। सेट में अगर हम इसको इस करली ब्रैकेट लगा दे तो ये सेट को डिनोट करता है, ठीक है। तो 1 3 और 3 1 इसमें कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम सेट बोला जाएगा, क्योंकि एलिमेंट दोनों के क्या है? सेम है। जबकि ये अलग अलग बात है। इसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर को, इसको किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ये पता होगा, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी में जो हमने निकाला, इसमें हम कोई एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कोई एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कोई भी रिलेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, इस नंबर्स के बेसिस पे। नंबर से पहले अगर कोई नॉर्मल एग्जांपल लेके समझ लो। नॉर्मल एग्जांपल में जैसे कोई तुम एक सेट बना लो अपनी मर्जी से, कोई सेट बताओ भाई। अभी कौन सी मूवी आई है? कोई हीरो का नाम बताओ। अभी अभी कौन? एनिमल आई है ना। एनिमल किसकी मूवी थी? रणवीर की मूवी। और एक आई है सैम बहादुर, तो किसकी है? विकी कौशल की। तो ए सेट में मैंने रणवीर और विकी कौशल लिखा, और बी में क्या लिखा? एनिमल सैम बहादुर। ज्यादा अच्छी कौन सी है? सैम बहादुर की क्रिटिक रिव्यूज अच्छे हैं सुना। कौन सी देख कर आए हो तुम लोग? एनिमल देख आए हो? बड़े तेजस्वी लोग हैं यहाँ पे। एनिमल नहीं देखे हो? अच्छा है। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर जब बनाओगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो आर का किसके साथ बनेगा? एनिमल के साथ। फिर उसके बाद आर का किसके साथ बनेगा? सैम, ठीक है। उसके बाद वी का बनेगा एनिमल,
और फिर v का क्या बनेगा, सैम। ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक रिलेशन तुमने डिफाइन किया, इसके बेसिस पर एक रिलेशन डिफाइन किया। कैसे? तुमने ऐसे बनाया कि ये ऑर्डर्ड पेयर x और y है, या a और b है, जो भी ले सकते हो, सच दैट ऐसे भी बना सकते हो, या फिर ये ऐसे सेमीकोलन यूज करके भी बना सकते हो, यानी एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट y इज द मूवी ऑफ x। नॉर्मल रिलेशन बना दिया कि एक्स वाई इस तरीके से है कि वाई एक्स की मूवी है। अब इस रिलेशन को जो जो इसमें से ऑर्डर्ड पेयर फॉलो कर रहे हैं वो निकाल लो। तो इस रिलेशन को कौन कौन डिफाइन कर रहा है? एक तो ये रणवीर की मूवी कौन सी है, तो ये तुम्हारी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, और वी और सैम, बाकी दोनों छोड़ दिए जाएंगे। ये बात समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? इसमें जो पहले एलिमेंट का सेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, ये पढ़ा होगा। और जो दूसरे यानी इधर एनिमल और सैम, ये इनको क्या बोला जाएगा? रेंज बोला जाएगा जनरली। ठीक है, रेंज। वो पूरा सेट जो बी का होता है वो क्या बोला जाता है? कोडोमेन। अभी हम लोग और फंक्शन में उसको डिटेल में समझेंगे। ये रिलेशन का एक बेसिक आइडिया तुमको लग गया। ठीक है, इसी तरह नंबर में भी इस तरह से कोई रिलेशन बताया जा सकता है, जैसे एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब यहां से वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो 1 3 वाला रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि 1 और 2 3 होगा, और 2 और 2 4, तो ये वाला भी मिल जाएगा। बात समझ में आई? तो ये दोनों नंबर निकल के आ जाएंगे। तो तुम कोई भी रिलेशन इसमें दे सकते हो। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी ही हो, ए क्रॉस ए भी हो सकता है, यानी वो अपने आप से मल्टीप्लाई ही कर सकता है। वहां पे वो ए क्रॉस ए लिखेगा नहीं, वहां पे लिखेगा आर इन सेट ए, रिलेशन आर इन सेट ए। तो तुम समझ जाओगे सिर्फ सेट एक ही लिखेगा, एक सेट लिख देगा क्या, 1 2 3। ठीक है, ए क्रॉस ए लिखेगा नहीं, लिखेगा रिलेशन आर इन सेट ए। तुम समझ जाओगे कि ए और ए इनटू होने के बाद ही, क्योंकि जो रिलेशन निकलेगा वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकल कर आएगा, सिर्फ एक सेट से निकल कर नहीं आएगा। क्योंकि रिलेशन में हमेशा क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है, अकेला एलिमेंट नहीं आएगा किसी भी रिलेशन में। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अब रिलेशन समझ में आ गया है, तो रिलेशन के हम लोग यहां पर 3 टाइप डिस्कस करेंगे। 3 टाइप में कौन कौन से याद है? कौन कौन से होते हैं टाइप रिलेशन के? वो तो फंक्शन होता है भाई, बताओ। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ठीक है, तो रिलेशंस के हम लोग यहां पर टाइप्स ऑफ रिलेशन में अगर डिस्कस करें तो 3 चीजें यहां पर हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसमें हम लोग क्या देखेंगे? एक तो होगा कौन सा पहला बोला? रिफ्लेक्सिव। दूसरा और तीसरा ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव समझो। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? अपने आप से रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट बैक करना, यानी किसी टर्म का अपने साथ रिलेशन हो जाना, वो रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। यानी ए जो होगा, एक तरह से इसे समझ लो, ये बिलोंग किससे करना चाहिए? उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। ए उस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। खासियत ये है कि उस सेट में, जिस भी सेट में रिलेशन लगाया जा रहा है, उसमें जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं बोला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे मैंने एक सेट लिखा और वो सेट है 1 2 3। ये सेट क्या है? 1 2। इसमें एक रिलेशन मैंने लगाया और उस रिलेशन से मैंने तुमको बताया कि 1 1 है इसमें, 2 2 है इसमें। ठीक है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? 1 का 1 से रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। 2 का 2 से रिलेशन है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 3 का 3 से रिलेशन, वो भी यहां पे होना, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इन तीनों का अपने आप से कनेक्ट होना जरूरी है, वरना फिर वो रिफ्लेक्सिव की कैटेगरी में लाई नहीं करेगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव आप पहचान जाओगे, जो सेट गिवन होगा उसका हर एक एलिमेंट अपने आप से टकराना चाहिए। ठीक है, यानी उसका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये एक बात हो गई। इसके बाद सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक में एक इफ वाली कंडीशन होगी। इफ यानी अगर एक होगी तो दूसरी एग्जिस्ट करेगी, अगर पहली ही नहीं है तो दूसरी मैटर नहीं करती है। यानी अगर ए बी मिला कि ए का रिलेशन किसके साथ है? बी के साथ, तो बी का वही रिलेशन किसके साथ होना चाहिए?
ए के साथ होना चाहिए। अगर ये हुआ तो ये होना चाहिए, तब वो क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। लेकिन अगर ये है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, तब भी वो क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं क्या बोल रहा हूं? अगर ये ए बी है ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं, वो सिमेट्रिक बोला जाएगा ही जाएगा। अगर ए बी तुमको मिला तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि बी ए भी है या नहीं है। ठीक है, अब ए बी का मतलब ए बी बी ए कैसे? जैसे ए का जो रिलेशन बी से हो सेम रिलेशन बी का ए से हो। जैसे कहें ए इज द स्पाउस ऑफ बी, तो स्पाउस किसको बोलते हैं? वाइफ को नहीं बोलते, सेम एलिमेंट का स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का स्पाउस बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं एक दूसरे का। ठीक है, सिर्फ वाइफ को नहीं वो एलिमेंट बता रहा उसको एलिमेंट की तरह रख। तो हस्बैंड वाइफ में क्या होगा? अगर ए बी हस्बैंड वाइफ है तो ए को बी का भी स्पाउस बोल सकते हो और बी का ए बी स्पाउस बोल सकते हो। यानी ए कॉमा बी लिखोगे तब भी ये बात ट्रू होगी कि बी इज स्पाउस ऑफ ए, और अगर बी कॉमा ए लिखोगे तो भी ये बात सही होगी कि ए इज स्पाउस ऑफ बी। लेकिन अगर स्पाउस हटा दो, वहां पे वर्ड डाल दो स्पेशली वाइफ, तब ए बी और बी ए सेम नहीं होगा, क्योंकि ए बी का मतलब ये है कि बी इज वाइफ ऑफ ए, और बी ए कर दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा ए इज वाइफ ऑफ बी। तो ऐसा तो है नहीं। ये बात कुछ समझ में आएगी नहीं तुमको? 3-1 है तो 1-3 जरूर होना चाहिए। 1-3 है तो 3-1 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, जैसे मान लिया ये वाला मैंने दे दिया, जैसे इसी सेट का ले लो 1-1-2-2, इसको ले लो 1-1-2-2 3-3, ले लिया मैंने। ये बताओ सिमेट्रिक है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक। मैंने क्या बताया? जब ऐसा कुछ दिखेगा तो ऐसा चेक करोगे। ऐसा कुछ दिखा ही नहीं मुझे, 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है। ठीक है, अब अगर मुझे यहां 1 और 3 दिखता तब भी वो सिमेट्रिक होता, लेकिन तब हम ढूंढते कि 3-1 है या नहीं है। यानी 1-3 होता तब हम 3-1 ढूंढते, और अगर 3-1 नहीं मिलता तो हम कह देते हैं सिमेट्रिक। लेकिन जब 1-3 नहीं है तो 3-1 ढूंढने का कोई मतलब यहां पे नहीं है। बात समझ में आई? यानी ये कंडीशन होगी तब ये वाली तुमको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, यानी अगर इसी में मैं एक चीज और बढ़ा दूं किसी रिलेशन में, ये सिमेट्रिक है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 1-1 मिला तुम्हें, 2-2 मिला किसी रिलेशन में, 1-3 मिल गया। ठीक है, बस अब 1-1-2-2 1-3 मिल गया ना तुम्हें, तो तुम्हें और मिलना चाहिए, 3-1 मिलना चाहिए, और 3-1 इसमें नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। इस तरह चेक किया जाएगा। अब आ जाओ तीसरे वाले पे। तीसरा कौन सा है? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा? जो ए का रिलेशन बी से होगा और बी का रिलेशन सी से, तो ए भी सेम रिलेशन शेयर करेगा। यानी अगर ए बी और बी सी ये बिलोंग कर रहे हैं किसी रिलेशन से, तो उसके रिजल्ट के तौर पे ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये कैसे समझो? जब ये दोनों बातें दिखेंगी तब ये ढूंढोगे। अगर इसमें से एक बात दिखी तो ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी आ गए। कोई नहीं है, आधा ही घंटा तो लेट हुआ है। आधे घंटे में क्या होता है बताओ? हाँ, कम से कम जैसे 1.5-2-3 घंटा लेट हो तो उसको लेट माना जाता है कि अभी जब पढ़ा खत्म कर देते तब कहते हैं कि हाँ लेट है। ठीक, अरे 5 मिनट स्कूल में लेट हो जाते हो, अंदर नहीं जाने को मिलता है। पता है कि नहीं पता है? तो यहां पे क्या कह रहा हूं, ए का रिलेशन बी से होगा, बी का सी से होगा, तब ए और सी ढूंढोगे तुम। लेकिन अगर तुमको ए बी दिखा और बी सी वहां दिखा ही नहीं, तो ए सी देखने का कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसमें भी ट्रांजिटिव में चेक कर लोगे। ठीक है, यानी अगर किसी रिलेशन में इस तरह से दे रखा है कि 1-2 2-4, तो तुमको 1-4 जरूरी है मिले, तभी ये क्या बोला जाएगा? ट्रांजिटिव बोला जाएगा। 1 का 2 से, 2 का 4 से, तो 1 का डायरेक्टली 4 से रिलेशन होना चाहिए। अब नॉर्मल एग्जांपल में जैसे ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो अल्टीमेटली रिजल्ट निकलेगा कि ए और सी भी आपस में पैरेलल है, तो रिलेशन कैसा बोला जाएगा? ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, ये पूरी बात क्लियर है?
तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में तो कोई डाउट नहीं है, समझ जाओगे या नहीं। अब जैसे एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, बुक का है, बुक ला जरा, पहली वाली क्वेश्चन में क्या पूछा है तुमसे। अब इन दो एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, रिलेशन को। पहला दे रखा है आर इनसेट ए 1 2 3 till 14 डिफाइंड एज आर, रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, 3x माइनस वाई यानी y बराबर 3x, यानी y x का 3 गुना है। तो अगर इसमें से हम निकालेंगे तो पहला बनेगा 1 और 3, बोलो बनेगा कि नहीं, कि 1 का 3 गुना 3 होता है भाई। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, माइनस वाई इधर ले जाओगे तो y बराबर 3x बनेगा कि नहीं। इसका मतलब वो सारे रिलेशन, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर उठा लेने हैं जिसमें y x का 3 गुना है, तो ये हो गया। अच्छा 2 लेंगे तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, और 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लेंगे तो, क्योंकि कहां तक है 14 तक। अब अगर 5 लेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा नहीं। ये बात समझ में आ गई, ये मेरा रिलेशन हो गया। अब इसको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। अब पहली बात 4 ही एलिमेंट है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये सारे एलिमेंट है तो मुझे 1 1 2 2 3 3 सब मुझे इसमें दिखना चाहिए था, नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख दो सीधे सीधे क्या, 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर। एक एग्जांपल दिखाया मैंने कि 1 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, बात खत्म हो गई, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। हेंस बिकॉज 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक बात हो गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछेगा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर देखो 1 3 बिलोंग कर रहा है ना, तो इसका उल्टा यानी 3 1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, क्या इसमें 3 1 दिखाई दे रहा है, नहीं। कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे ऐसे कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये दूसरी बात हो गई, बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। तीसरा क्या होना चाहिए, अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का, तो ए का सेम सी से होना चाहिए। 1 3 बिलोंग कर रहा है, 1 3 भी है मेरे पास और 3 9 भी है, यानी ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं किससे, तो फिर 1 9 भी तो होना चाहिए, बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम कह सकते हैं कि इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। अच्छा पहले लेक्चर में तो उसने कसम खा रखी है क्यों नहीं आएगा, फिर नहीं आया, देखो रिलेशन फंक्शन। आओ नींद जब ब्लैंकेट से निकलेंगे तब तो बाहर आएंगे भाई। ये देखो दूसरा एग्जांपल देखो यहाँ पर, ये एनसीईआरटी का पहले पार्ट का तीसरा पार्ट है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है। R in set A 1 2 3 4 5 6 defined as x y such that y is divisible by x, इन्होंने दे दिया, ठीक। इस तरह से या तो नंबर लेके दिखाओ या फिर डायरेक्टली भी दिखा दो, कैसे भी। हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता है, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, बिकॉज जो x x लिख दो, नंबर भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू r, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो होगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, क्योंकि हर नंबर अपने आप से डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए कि अगर कोई नंबर यानी कोई ऐसा पेयर उठाओ जो बिलोंग कर रहा हो आर से और उसका ऑर्डर्ड पेयर चेंज करने पर वो ना कर रहा हो, तो कोई नंबर इसमें से उठा लो, कोई भी नंबर 1 2 को उठा लो, तुम किसको उठा लो भाई, 1 2 इसमें मिलेगा ना, 1 2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 1 2 मिलेगा क्योंकि 2 1 से डिविजिबल है, लेकिन 2 1 मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि 1 2 से डिविजिबल नहीं है। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, इस लैंग्वेज में ध्यान रखना कि y इज डिविजिबल बाई x बोला है या x इज डिविजिबल बाई y बोला है, ठीक है, क्योंकि तुरंत ये बात पलट जाएगी। तो 2 जो है, 1 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2 1 से डिविजिबल
ये बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। बोलो। हाँ नहीं, ऐसा ये तो मतलब इसको इस तरह से लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। यहां हाँ हाँ, पहला एक्स होगा दूसरा वाई होगा। हाँ, जिस तरह ये लिखा होगा इस तरह से, इसको वाई कॉमा एक्स लिख दे तो उस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से चलेंगे। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग नहीं करता है। अब एक एग्जांपल तुमको ऐसा सेट करना है जो ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तो अब बताओ 1 2 तो इसमें दिखेगा ही दिखेगा, 1 2 दिखेगा क्योंकि 2 एक से डिविजिबल है। अच्छा, 2 4 भी दिखेगा क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है। तो 1 4 भी तो दिखेगा। ये तीनों बिलोंग करेंगे आर से कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। यानी ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे या प्रूव करना चाह रहे होंगे तो कोई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर दिखाएंगे जो हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई ऐसा एक एलिमेंट दिखा देंगे उठाकर जो हमारी डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी वो रिफ्लेक्सिव होने की या सिमेट्रिक होने की या ट्रांजिटिव होने की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स का हम बैठ के ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसका कहां तक तुम बनाओगे? 6 टर्म में 36 बन जाएंगे, एक 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 एक, फिर उसके बाद 2 का बनाओगे। तो इतना तो टाइम किसी के पास रखा नहीं है, फिर उसको चेक करो। तो उसमें से किसी एक एलिमेंट को वहां से उठाओगे, यानी उसके ऑर्डर्ड पेयर को, और ये दिखा दोगे कि ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका एक और एग्जांपल समझते हैं, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के 2 के पहले का हो गया। अब इसमें देखो बेसिक आइडिया तुमको लग गया कैसे निकालना है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हो ही जाएंगे। जैसे सेकंड पार्ट में एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 देख लोगे, सेट बन जाएगा आसानी से। उसके बाद देख लोगे एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो ये जो फोर्थ वाले में डिफाइन किया गया है। तो भाई डिफरेंस तो इंटीजर हो गई। किसी भी चीज का डिफरेंस या तो 0 हो सकता है, या फिर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर नेगेटिव हो सकता है। और ये तीनों क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं। चाहे एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होगा तो वाई माइनस एक्स भी इंटीजर होगा ही होगा। तो तीनों कंडीशन ये फॉलो करेगा। फिफ्थ वाले पार्ट में एक्स और वाई वर्क इन द सेम प्लेस, इसमें क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? एक्स एंड वाई वर्क इन द सेम प्लेस, क्योंकि मैं अपने साथ तो काम कर ही रहा हूं ना, तो एक्स एक्स तो सेम प्लेस पे काम करेंगे ही, तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। और अगर एक्स वाई के साथ काम कर रहा है तो वाई एक्स के साथ भी काम, अगर एक्स वाई के साथ कर रहा है वाई जेड के साथ, तो एक्स और जेड भी एक साथ ही काम कर रहे हैं ना, एक ही ऑफिस में। तो बिल्कुल सिंपल बात है। इंटर के लड़कों से तो यार ये नहीं पूछना चाहिए, कम से कम इंटर के लड़कों से तो नहीं पूछना चाहिए ना ये सब भाई। ये बकवास बात पूछते हैं। एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स वाई की बीवी है तो वाई थोड़ी ना एक्स की बीवी हो जाएगा। अब इंटर के लड़कों से इतना तो पता ही होगा, क्यों? पर तुम्हारी बीवी तुम्हारा हस्बैंड थोड़ी ना बन जाएगी, ये हो सकता है। ठीक है, LGBTQ का जमाना है आजकल, भरोसा नहीं है। पता चले 3 साल वो बीवी थी, 3 साल वो बीवी बन गए। अभी बहुत वो चल रहा है ना, मतलब फेमिनिज्म का दौर चल रहा है। लोग कहते हैं मैं क्यों, ऐसा सुनने का आता होगा ना, जेंडर इक्वेलिटी एंड वो जेंडर तो भाई तो 1500 जेंडर है, उसमें पता ही नहीं चल रहा कितने कितने जेंडर हैं। तो पता चले उस केस में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि फिर वहां पे अभी फॉरेन में ये सब इशू चल रहा है ना, उसमें भी ये वाला क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्योंकि फिर वो एक्स इज वाइफ ऑफ वाई है तो तुम लिखा ना कि भाई ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वहां लोग कह रहे हैं कि इसमें कौन वाइफ है कौन हस्बैंड है नहीं पता। एक्स वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब जाहिर सी बात है यार, मतलब एक्स वाई का बाप है तो वाई एक्स का बाप थोड़ी नहीं होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन तुम लोग गलत कराओ जाके वहां पे एग्जाम में, तो तुमको एग्जामिनर को पहले पटक के मारना चाहिए। ये सब बिल्कुल बेसिक है, हो जाएगा। ठीक है, ये लैंग्वेज वाला पूछेगा तो लैंग्वेज वाला तुम लोग ऐसे ही समझ जाओगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। दूसरे का पहला वाला जरा देखो। शो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज, इन्होंने रिलेशन इस तरह से दिया है कि आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू एंड लेस देन बी स्क्वायर। इसको तुम्हें शो करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव है। तुमको शो करना है। और आर क्या है यहां पे? ये जो है का ये रियल नंबर का सेट है।
यानी जो तुम्हारा मेन सेट है वो किसका है, रियल नंबर का सेट है। और इस रिलेशन को डिफाइन करना है, मतलब इस रिलेशन को जो जो भी ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन कर रहे हो, तुम्हें प्रूव करना है कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही ट्रांजिटिव। अब बताओ मुझे। आप पहला तो देखो सिंपल सी बात यह है कि अगर नंबर लोगे, अगर नॉर्मल नंबर लोगे, इंटीजर लोगे, तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर यहां एक लोगे तो एक का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक एक, दो लोगे दो का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर चार बड़ा हो जाएगा इधर, यानी बी स्क्वायर बड़ा है, ठीक चलेगा। तीन लोगे तो तीन का स्क्वायर। तो यहां पे ये गलती मत करना, अगर सिर्फ तुमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, तो इसी क्वेश्चन का आंसर बदल जाता तुरंत, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज फॉलो होगी, होगी सारे पॉजिटिव के लिए, ठीक है। होल पॉजिटिव नहीं, होल नंबर्स के लिए बोलेगा या नेचुरल नंबर के लिए बोलेगा तो ये रिलेशन फॉलो होगा, लेकिन रियल नंबर के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी प्रॉपर फ्रैक्शन को लोगे और उस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करोगे तो नंबर और छोटा हो जाता है, पावर बढ़ती जाएगी, नंबर छोटा होता जाएगा। 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 छोटा हो गया, फिर से स्क्वायर करोगे 1/16 और छोटा हो गया, फिर करोगे 1/2 56, यानी पावर बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन छोटी होती चली जाएगी। बात समझ में आई? तो तुम कोई एक सेट उठा लो, चाहे 1/2 उठा लो, 1/3 उठा लो, कोई भी एक फ्रैक्शन उठा के दिखा दो कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? मान लिया मैंने लिया, क्या तुम ऐसे लिख दो 1/2 या 1/2 या 1/3, कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि यही लिखो, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि 1/2 जो होता है, ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, इससे क्या होता है बड़ा होता है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं? कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? यानी ये फॉलो नहीं कर रहा है इस बात को, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा क्या पूछा है, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? तो बताओ भाई, सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? नॉर्मल नंबर पे भी ये बात काम कर जाएगी। नॉर्मल नंबर में भाई 1 और 3 तुमने लिया, क्या लिया 1 और 3, तो 3 का स्क्वायर जाहिर सी बात है 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर 3 से बड़ा नहीं होगा। एक कोई भी नंबर ले लो, 1 3 2 3 2 4 5 6, मतलब कोई भी छोटे बड़े नंबर का पेयर बनाओ और दिखा दो कि ये इससे बिलोंग नहीं करता है, ये भी बात खत्म हो गई। अब तीसरा वाला क्या शो कर रहा है, क्या बताना है तुमको कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, तीनों नहीं है, दो हो गए। अब ट्रांजिटिव की बात करो। अब ट्रांजिटिव में देखो, अगर तुम सीक्वेंस से ऐसा नंबर लोगे जैसे 1 2 2 4, तो 1 4 उस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा, करेगा कि नहीं करेगा भाई? 1 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 1 से बड़ा होता है, 2 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर भी 2 से बड़ा होगा, 1 4 लोगे तो 4 का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा। यानी नेचुरल नंबर में एक केस देखने को मिलेगा, तो तुमको किसी एक को क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में लेके आना पड़ेगा। किसी एक को क्या करो, फ्रैक्शन में लेके आओ, ताकि उसको क्या दिखा सको, छोटा दिखा सको, ठीक है। इस तरह से एक सेट और बना लोगे और हो जाएगा। बताओ कोई सेट बताओ जल्दी से। ट्रांजिटिव के लिए कोई 2 सेट बताओ, यानी 3 नंबर ऐसे बताओ जो ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हो इसके हिसाब से, या नहीं कर रहे हो, ऐसा तुम्हें प्रूव करना है, तो कैसे दिखाओगे? 1/2 1/4 में पहली बात 1/4 का स्क्वायर बड़ा नहीं होगा ना। तुमको 2 दिखाने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करें, फिर लास्ट वाला दिखाओगे कि इस कंडीशन को फॉलो नहीं, यानी तुमको अभी तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले दिखाना पड़ेगा कि ए बी और बी सी इससे बिलोंग, फिर तुम ये प्रूव करोगे कि ए सी इससे बिलोंग नहीं करता है, तब वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी ये दोनों करना चाहिए, तीसरा वाला ये नहीं करना चाहिए, तब प्रूव होगा ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर ये दोनों कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तब तो ट्रांजिटिव हो ही जाता है। तो पहले ये दो उठाओ, ऐसे दोनों जो इस रिलेशन को फुलफिल कंडीशन को कर रहे हो, रिलेशन की कंडीशन को, और ए और सी उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा हो, ऐसे नंबर्स बताओ, ठीक है। अगर तुम नॉर्मल नंबर लोगे यानी नेचुरल नंबर लोगे तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेचुरल नंबर लोगे तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मान लिया 1 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, यहां पे 2 4 कर दोगे तो 4 का स्क्वायर 2 से बड़ा होगा, और यहां पे 1 4 आएगा तो 4 का स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा, तब तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तुम्हें प्रूव करना है ट्रांजिटिव नहीं है। तो जो यहां पे नंबर उठाओ, देखो 1 तो लेना नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
छोटा ही हो जाता है किसी न किसी से। यहां कोई दो नंबर ऐसे लो और ये जो तीसरा वाला नंबर उठाओ ये दूसरे वाले से छोटा लो लेकिन उसका स्क्वायर दूसरे वाले से बड़ा हो, ऐसे नंबर तुमको उठाने हैं। कोई ले लो भाई, ले लो भाई, इसको ले लो तुम 3, इसको ले लो तुम 2, 2 का स्क्वायर 3 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? और जो सी वाला नंबर लो वो 2 से छोटा ले लो, 2 से छोटा ले लो, 1.5 ले लो, 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2 से तो बड़ा ही होता है ना, क्योंकि 1.5 मतलब क्या 1.5, 1.5 का स्क्वायर 2.25, 2.25 2 से बड़ा होता है। पूरी हो गई कंडीशन की नहीं? लेकिन 3 से क्या होता है? छोटा होता है। हो गई कंडीशन की नहीं? नहीं समझ में आया? बहुत अच्छे। देखो ए मैंने क्या लिया है, ए मैंने क्या लिया है, ए क्या लिया है बताओ? मैंने कहा कि भाई 3,2 ये बिलोंग करता है आर से, यानी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? पूरी हो गई ये कंडीशन, ठीक है। दूसरा मैंने कहा कि ऐसा लेना, यानी 2 के बाद जो नंबर लेना वो 2 से छोटा ले लेना, लेकिन इसका स्क्वायर 2 से बड़ा होना चाहिए ताकि, तो यहां पे मैंने क्या लिया 1.5, कोई भी नंबर ले सकते हो 1.5 के, मतलब 1 पॉइंट इधर कोई भी ले लो तुम। 1.5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बोलो? इसका स्क्वायर होता है 2.25। क्या इसका स्क्वायर 2 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? तो इसका स्क्वायर 2 से बड़ा है, यानी ये भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तुम्हारे इस रिलेशन से कर रहा है। तो जब ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25 और ये 3 से छोटा हो गया, जबकि कंडीशन क्या कह रहा है कि इधर वाला नंबर वो क्या होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था। तो ये बिलोंग कर रहा है आर से, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो गया? ट्रांजिटिव नहीं हुआ, तो ये प्रूव हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहां पर तुम अपने हिसाब से कोई भी नंबर सेट कर सकते हो, तुम कोई भी एग्जांपल ले सकते हो भाई। तुम यहां 4 ले लो, तुम यहां 5 ले लो, यहां 4 ले लो, 4 का स्क्वायर 16, 5 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है? यहां पे 4 ले लो और यहां पे कौन सा नंबर ले लो? 2 ले लो। ये 5 4 का सेट बनाया, ये 4 2 का सेट बनाया। देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 से बड़ा है, बिलोंग कर रहा है आर से। 2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर हो गया, बिलोंग कर रहा है अभी भी। 2 का स्क्वायर 4, 5 से छोटा हो गया कि बड़ा होना चाहिए, नहीं बिलोंग कर रहा है, हो गया। तो ये तुमको नंबर अपने आप गेस करने पड़ेंगे, ठीक है? नंबर गेस कर लोगे एक बार कोई, उसके हिसाब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप आइडिया लगता जाएगा, ठीक है? तो रिलेशन फंक्शन के रिलेशंस के बाकी क्वेश्चन अभी लगाओगे, फिर डिस्कस करेंगे। फंक्शन पे आते हैं, ठीक? पहले तो फंक्शन बताओ क्या होता है, फिर वो 1 और ऑन टू तो बाद में डिस्कस करेंगे। बोलो फंक्शन, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन तो बाद में करेंगे। आइए आइए, वो नहीं है कुछ, क्या बोलते हैं, माला लाओ माला। अरे इनका स्वागत करो भाई, थाल कहाँ है? जब पता है कि अगला अभी आ रहा होगा तो उसके लिए एटलीस्ट थाल वाल का इंतजाम करना चाहिए था कि नहीं? तुम लोग यहाँ बैठे रहते हो, दिया बाती जलाओ, उसका पहले वहां दरवाजे पे एक चावल वाला वो रखो, उस पे वो पैर मारे, फिर क्लास में इंटर करे, 9 बजे आया है, ठीक है? क्या बोलते हैं भाई उसको? अरे तो दुल्हन से कम है क्या वो? अपना 9 बजे आ रहा है सुबह की, वो 8 की क्लास में, ठीक है? उसका वो क्लास प्रवेश कराओ, गृह प्रवेश नहीं हो, कलश में वो रखो चावल, उस पे मारे, उसका पहले वो आरती उतारो, सो के उठ के आया है। ये परसों कह रहा था कि हमको पढ़ा दीजिए मार के, या जैसे भी, ऐसे ही पढ़ोगे? किसको नींद लग गई? 7:55 पे कॉल किया, 8 बजे सो गए? नहीं ठीक है, हम सब क्या पूछ के करेंगे? ठीक है, अब तुम तो तुम्हारे स्वागत की बात कर रहे थे, यही लोग नालायक हैं। चलो देखो, पहले डिस्कस करते हैं फंक्शन। फंक्शन किसे बोलते हैं? ये फैक्ट्स, ये तो यार वो वाली बात हो गई। फंक्शन को डिफाइन ऐसे करते हैं कि उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी तो उस रिलेशन को क्या बोल दिया जाएगा? फंक्शन। यानी जनरली वो रिलेशन है, वो रिलेशन जिसका हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, उसको क्या बोल दिया जाएगा? फंक्शन बोल दिया जाएगा। जैसे यूनिक इमेज का मतलब समझ लो ऐसे, ये मैंने एक सेट बनाया, ये विजुअल डायग्राम से, ये ए है और ये क्या है?
बी है। यहां पे 3 एलिमेंट 4 मैंने लिख दिए, यहां पे मैंने लिख दिया 5 6 7 8 ऐसे लिख दिए। ए 5 से 6 से बिलोंग करता है, 2 7 से बिलोंग करता है, 8 से बिलोंग करता है। एक बना दिया। ए बी 1 2 3 4 5 6, 1 4 से बिलोंग करता है, 2 5 से, 3 6 से बिलोंग करता है। ए और बी 1 2 3 4 5 6 ये इन दोनों से बिलोंग करता है, 3 5 से बिलोंग करता है। ये 3 कंडीशन को देखो, ठीक है। पहला ये वाला, इसमें कौन कौन सा फंक्शन बोला जाएगा और कौन सा फंक्शन, ठीक है। इन तीनों में कौन सा फंक्शन है पहले डिसाइड कर लो। उड़ जाने दो, क्या करना है। हाँ फंक्शन, तीनों फंक्शन है। चलो तुम्हारा तीनों फंक्शन है, तुम बताओ बीच वाला। दोनों चाय मंगाए अभी नहीं रुक के मंगाते हैं, ठीक है। थोड़ा तो फंक्शन समझ लेते मंगाते। फंक्शन के डेफिनेशन में क्या कहा कि इमेज यूनिक होनी चाहिए। इमेज कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज का मतलब ये हुआ कि किसी एक ही एलिमेंट से जाके टकराना चाहिए, तभी तो उसकी यूनिक इमेज होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर तुम दो लोगों से बतिया रहे हो तो यूनिक इमेज तो नहीं है। बतिया रहे हो क्या, तो ऐसे कर रहे हो, ठीक है। एक देखो यहां 5 से भी कनेक्टेड है और 6 से भी कनेक्टेड है, तो जब ये दो लोगों से कनेक्टेड होगा तो ये फंक्शन नहीं बोला जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इसकी 2 इमेज हो गई, 5 भी और 6 भी। इस वाले सेट को डोमेन बोलते हैं, ये पता है कि नहीं पता है। और इसको बोलते हैं, और जिनसे जाके टकराता है ये, यानी डोमेन का हर एक एलिमेंट जिससे जाके टकराता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं, ठीक है। जिनसे जाके टकराता है ये, जैसे इस वाले में देखो 4 5 6 ये कोडोमेन हो गया, लेकिन टकराया किससे, सिर्फ 4 5 से, तो 4 5 रेंज होगा, ठीक है। अच्छा, तो कोडोमेन तो डोमेन कोडोमेन। पहले क्या बताया कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो यहां पे यूनिक इमेज है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। यहां पर एक की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6, बिल्कुल क्लियर है कि ये फंक्शन है। यहां पर ये फंक्शन है कि नहीं है, ये फंक्शन है, क्योंकि इमेज यूनिक है। इसकी भी इमेज 4 है और इसकी भी इमेज, प्री इमेज के बारे में नहीं बोला है कि 2 प्री इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। यानी ये जाके 2, यानी किसी भी एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। इधर वाले एलिमेंट को इमेज बोलते हैं, इधर वाले को प्री इमेज बोलते हैं। तो 2 प्री इमेज हो सकती है, 3 प्री इमेज भी हो सकती हैं, लेकिन इमेज एक ही रहेगी। हर एलिमेंट की इमेज कोई एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी वो किसी 2 एलिमेंट से जाके नहीं टकराना चाहिए, तब वो फंक्शन बोला जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये वाला फंक्शन नहीं है, ये वाला फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन है। ये तीनों फंक्शन वाली बात समझ में आ गई। अब यहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग 2 फंक्शन डिस्कस करेंगे, 1 1 ऑन 2। 1 1 को हम लोग बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन 2 को हम लोग बोलते हैं सर्जेक्टिव, और अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। रिपीट करो क्या बोला है। अब फंक्शन के टाइप में हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में कौन कौन सा पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला कौन सा, 1 1, जिसको हम लोग एक और नाम से बुलाते हैं क्या, इंजेक्टिव। दूसरा ऑन 2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और अगर कोई फंक्शन है जो इन दोनों की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, को हम लोग बोलेंगे क्या, ठीक है। ये तो इनके नाम हो गए। अब 1 1 देखो नाम से पता चल रहा है, 1 1 का मतलब क्या कह रहा है, एक एलिमेंट जाके, पहली बात वो फंक्शन है तो इमेज तो एक ही होगी, और प्री इमेज भी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, यानी सिंगल सिंगल टकराव होगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1। कौन सा फंक्शन बोलेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था ए और बी में, अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये 1 2 3 है, ये 4 5 6 है, ठीक है। 1 को मैं ले गया 4 से टकरा दिया, 2 को 5 से, और 3 को 6 से। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है,
ये 1 1 है क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से आके टकरा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे बना दूं 1 2 3 4 5 6 1 और 4, 1 और 2 दोनों को 4 से ले जाके टकरा दूं, क्या ये अब मेरा फंक्शन 1 1 है या नहीं है? ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है? कौन सा फंक्शन है फिर ये? मेनी वन। ठीक है, 1 1 का मतलब एक से जाके टकराएगा, मेनी वन का मतलब कई सारे जाके एक से टकरा जाएंगे। तो ये फंक्शन कैसा है? मेनी वन। बोलो, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? कौन आ रहा है? नॉट वन मतलब मेनी वन, इनके लिए यही वाली थाल है। सूद दे रहा हूं अभी इनको, 2-4 पाइप मार रहा हूं। ठीक है, तो ये मेनी वन हो गया और ये 1 1 हो गया, ये समझ में आ गया। अब आ जाओ ऑन टू पे। ऑन टू में ये होना चाहिए 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 यहां पे ये एलिमेंट दिए हुए हैं। इसमें क्या होना चाहिए कि जो कोडोमेन है उसका कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज बनना चाहिए। तो जैसे ये 1 5 से टकरा गया, 2 6 से टकरा गया, 3 7 से टकरा गया, 4 8 से, 5 9 से, तो ये फंक्शन 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, यानी ये हो गया बाइजेक्टिव। 1 1 क्यों हो गया? क्योंकि हर एक एलिमेंट की यानी प्री इमेज एक, इमेज भी एक, तो वो क्या हो गया? 1 1 हो गया। और चूंकि पूरा का पूरा कोडोमेन इन्वॉल्व हो गया तो इसलिए ये ऑन टू हो गया। ये ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोडोमेन तुम्हारी वही रेंज बन जाए, कोडोमेन ही क्या बन जाए? कोडोमेन रेंज कब बनेगा? जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट जाके किसी ना किसी से टकरा जाएगा, तो हम बोलेंगे कि भाई कोडोमेन ही क्या बन गई? रेंज बन गई। तो जब कोडोमेन ही रेंज बन जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑन टू बोलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऑन टू और 1 1 ये पूरी बात समझ में आ गई। अब विजुअल डायग्राम बना के तो देगा नहीं कि तुम लोग ऐसे देख लो किससे जाके टकरा रहा है। ठीक है, तुमको उस रिलेशन में खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब जैसे अगर कोई फंक्शन तुम्हें ऐसे बना के दिया, अच्छा ऐसे लिखते हैं इसको, फंक्शन इज सच दैट ए गोज टू बी या ए टू बी। ए टू बी का मतलब ए क्या है? ए है क्या? डोमेन। और बी क्या है? कोडोमेन है। फंक्शन इज सच दैट ए गोज टू बी, बी गोज टू ए का मतलब क्या होगा कि बी तुम्हारा क्या है? डोमेन, और ए क्या हो जाएगा? कोडोमेन। ठीक है, ये यहां से तुम जान जाओगे कि कौन सा डोमेन है और कौन सा कोडोमेन है। तो ये तुम्हारा डोमेन हो जाएगा और ये तुम्हारा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मुझे ये बताओ, कोई रिलेशन मैंने लिखा है और वो है 1 2 2 5 3 2 5 9, ये मैंने एक रिलेशन लिखा है, ये फंक्शन है कि नहीं है? है या नहीं है? बोलो, ये इसमें किसी को डाउट है? नहीं समझ में आया? नहीं है? अच्छा, आ गया। फंक्शन है कि नहीं है? ठीक है ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, दूसरा बनाते हैं। देखो कहां समझ में आएगा, जब पूरी क्लास छोड़ के अभी आए, फंक्शन स्टार्ट किया था तब आ गए थे ना, तब क्या नहीं समझ में आ रहा है? विजुअल डायग्राम वहां बैठ के बनाने लगोगे। मैंने क्या बोला है? इमेज सेम हो सकती है, प्री इमेज सेम। प्री इमेज किसको बोलते हैं? यानी दो एलिमेंट की प्री इमेज सेम। तो प्री इमेज देखो, यहां 2 की इमेज 1 है, यहां 5 की 2 है, यहां 2 की 3 है, 9 की 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्री इमेज सेम हो जाती, जैसे कहीं लिखा होता 1 2 और उसके बाद कहीं लिखा होता 1 3, अब यह फंक्शन नहीं था, क्योंकि एक 2 से भी टकरा रहा है और एक 3 से भी टकरा रहा है, दोनों से नहीं टकराना चाहिए। ठीक है, किसी एक एलिमेंट से टकराना चाहिए। यहां पर एक जाके 2 से टकरा रहा है, अच्छी बात है। 2 जाके 3 जाके 2 से टकरा गया, कोई बात नहीं। एक भी 3 से 2 से टकरा गया, 3 भी 2 से टकरा गया, कोई बात नहीं, मेन ही हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इमेज सेम हो सकती है लेकिन प्री इमेज सेम नहीं हो सकती है। तो ये इस तरह से देगा, तो यहां से आइडिया लगा लोगे। ठीक है, 1 1 है कि ऑन टू है, वो भी यहां से आइडिया
लग जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई है कि नहीं? फंक्शन समझ में आ गया है? दोनों कंडीशन 1 1 के लिए क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी हर एक, यानी प्री इमेज और इमेज एक सिंगल सिंगल, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट जाके अगर एक से टकराएंगे तो वो मेनी 1 हो जाएगा, और अगर सिंगल सिंगल मैपिंग हो रही है तो उसको बोलेंगे 1 1। अगर कोडोमेन ही रेंज बन जाए, यानी हर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी इमेज, किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे या फिर सर्जेक्टिव बोलेंगे। और अगर दोनों कंडीशन फॉलो कर दे, यानी 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, तो उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, नींद से अगर बाहर आ गए हो तो कुछ समझ में आया होगा। आ गए हो ना नींद से बाहर? अभी जलेबी दही मंगाता हूं तुम्हारे लिए। अब पूछेगा तुमसे कि भाई इसको प्रूव करो कि ये जो फंक्शन है मेरा ये कैसा है, मतलब 1 1 है कि ऑन टू है, क्या करना है। उसके लिए समझ लो कि कैसे हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अगर हम लोग 1 1 प्रूव करना है तो मैथमेटिकली देखो उसको कैसे करना है, ये ध्यान रखना। कोई फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको लेट कर लेना। क्या करने के लिए? जब हम लोग उसे 1 1 प्रूव कर रहे होंगे। क्या प्रूव कर रहे होंगे? 1 1। तो लेट क्या करना कि fx1 इज इक्वल टू fx2। क्या प्रूव करेंगे? क्या लेट करेंगे? fx1 इज इक्वल टू fx2, या fx इज इक्वल टू fy भी, जो भी लिख सकते हो तुम उस हिसाब से। ठीक है, अगर ये तुमको ये रिजल्ट देता है, यानी ये सपोज करने पर तुम्हें ये रिजल्ट मिल जाता है अगर, तो फिर वो फंक्शन कैसा बोला जाएगा? 1 1 बोला जाएगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी ये लेट करना, जो भी फंक्शन तुमको दिया जाएगा उसमें एक बार x1 डालना और एक बार उसको सिंप्लीफाई करना। अगर उसका रिजल्ट x1 इज इक्वल टू x2 मिल जाता है तो हम कह देंगे कि वो फंक्शन मेरा कैसा है? 1 1 है। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन टू के लिए देखो फंक्शन को पलट देना, फंक्शन को पलट देना, x को y की टर्म में लिख देना। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू क्या लिख देना? फंक्शन ऑफ y। और फिर y की कोई ऐसी वैल्यू ढूंढना जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करता हो। अगर नहीं करता है, कोई ऐसी वैल्यू नहीं है y जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करता हो, तो उस फंक्शन को हम कह देंगे ऑन टू। यानी कोई ऐसी वैल्यू आ जाए y की जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, अभी ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। तो बार बार मेरा मोबाइल बंद हो जा रहा है, बुलाओ बुक लाओ। बिना बुक के चले आए हो सबके सब। पहला क्वेश्चन है, हम लोग आगे भाई भाई देखो, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फंक्शन है, 5.2 का पहला क्वेश्चन है, सच दैट ये रियल नंबर, ठीक है, इस तरह से लिखा है आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, फंक्शन जो इन्होंने दिया है वो तुम्हारा दिया है 1/x। ये तुम्हारा इन्होंने फंक्शन दिया है, इसको तुम्हें प्रूफ करना है कि 1 1 और ऑन टू है ये। और ये जो आर स्टार दिया है, इट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। यानी ये जो आर स्टार है ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। ये इन्होंने दे दिया, यानी यही तुम्हारा क्या है? डोमेन, और यही तुम्हारा क्या है? कोडोमेन। ये बात समझ में आई कि नहीं? इफ द डोमेन यानी आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन, यानी अगर हम इस डोमेन को बदल दे, यानी इसको यहां पे क्या कर दे? एन कर दे, सिर्फ डोमेन को, कोडोमेन को नहीं बोला है। विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, तो भी ये बात ट्रू है या फिर नहीं है, ये बात बोला है ये। अब बताओ इसको कैसे किया जाए। पहली बात, क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? आर स्टार टू आर स्टार, जहां पे आर स्टार क्या है? तुम्हारा एक नॉन जीरो रियल नंबर। तो नॉन जीरो रियल नंबर मतलब क्या? जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर उसमें है, यानी डोमेन में भी जीरो छोड़कर सारे रियल नंबर है और को डोमेन में भी सारे रियल नंबर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? ये वाली जात हमने क्या कहा कि लेट क्या करना है? fx1 को किसके बराबर कर दो? fx2 को। तुम्हारा फंक्शन क्या हो जाएगा? 1/x1 बराबर 1 तो क्या यहां से x1 बराबर x2 मिल जाएगा कि नहीं? तो ये तो प्रूव हो गया, इसलिए ये 1 1 है। हाँ भाई, ये हो गया, ये पहला फंक्शन मेरा 1 1 हो गया। अब इसको क्या प्रूव करना है कि ऑन टू है कि नहीं? तो 1 1 का मतलब ये कैसा हो गया? इंजेक्टिव हो गया। ठीक है, इंजेक्टिव हो गया ये।
सब्जेक्टिव के लिए मैंने क्या बताया था कि इसको लिख दोगे x इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, यानी x को y के टर्म में लिख देना। तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 बाई फंक्शन ऑफ x था, अब जब हमने फंक्शन ऑफ y किया तो 1 बाई वाई हो गया कि नहीं हो गया। अब तुमको ये देखना है क्या कोई y की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करता हो। ठीक है, अब ऐसे समझो, ये तुम्हारा एक है आर स्टार, यानी इसमें, और ये तुम्हारा आर स्टार, यहां से फंक्शन, यहां फंक्शन क्या है तुम्हारा 1 बाई एक्स, यही तो फंक्शन है। इधर से इधर जा रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वाई, यानी वाई इधर वाला हम मान के चलेंगे, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है इधर वाला। ठीक है, इसमें जीरो छोड़ के सब है, इसमें भी जीरो छोड़ के, क्या इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम पुट करें तो हमें एक्स ना मिले? कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब इसकी मैपिंग हर किसी से होगी, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो उधर जाके किसी से मैप ना करे। एक ही नंबर गड़बड़ कर सकता था, जीरो, क्योंकि यहां जीरो होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, नॉट डिफाइंड होता था तो इसकी मैपिंग उधर किसी भी नंबर से, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया कि पहले ही कहा है नॉन जीरो है, तो y के जीरो होने के तो चांसेस खत्म हो गए। दिक्कत सिर्फ जीरो कर सकता था, इसका मतलब y की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए x एग्जिस्ट ना करे, तो ये ऑन टू हो गया। तो हम लिख देंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y रेंज नहीं, ये फंक्शन लिखा है वो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट एन एक्स, हेंस ये हो गया ऑन टू। किसको डाउट है बताओ, क्या कहना चाह रहे हो? मैंने क्या कहा, x, इस x को हमने, यानी इसको इस उलट के देखना है, यानी फंक्शन को इसके टर्म में लिख लिया, पलट के 1 बाई वाई कर दिया इसको, यानी x को y के टर्म में लिख दिया, इसको लिख दिया 1 बाई वाई। अब ये समझो तुम्हारा y है और ये समझो तुम्हारा x है। यहां पे अब उल्टा चल रहे हैं, पहले ऐसे चल रहे थे, इसको एक तरह से हमने जब फंक्शन को y के टर्म में लिखा, इसका मतलब इसको अब मैंने अपना डोमेन बना लिया है, और इसको क्या बना लिया है, अब इसका हर एक एलिमेंट अगर इधर किसी ना किसी से मैच किया तो ऑन टू हो जाएगा, हर एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए। तो हमको चेक करना है क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जिसकी मैपिंग इधर से ना हो सकती हो। तो भाई ये सारे रियल नंबर है, दुनिया के सारे रियल नंबर है इसमें जीरो को छोड़कर, और तुम जब वैल्यू डालोगे तो कोई ना कोई आंसर तो तुमको मिलेगा ही। हम कह रहे कुछ मिले, डेसिमल मिले, फ्रैक्शन मिले, कुछ भी मिले, लेकिन रियल नंबर तो मिलना ही मिलना है, रेशनल मिले, इररेशनल मिले, कुछ मिले, रियल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, पक्की बात है। तो इसका कोई नंबर नहीं बचेगा जिसके लिए इधर कोई ना कोई आंसर मौजूद, यानी सबकी अगर हम ऐसे ऐसे मैपिंग करेंगे तो हर नंबर किसी न किसी से जाके इधर मैच ऐसे होता चला जाएगा। यही तो ऑन टू की पहचान है। लेकिन अगर यहां पे जीरो होता, अगर यहां पे जीरो होता तो ये बात गड़बड़ हो जाती। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इसी चीज को इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लो। इसी क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, इसी क्वेश्चन ने आगे ये बोला है कि अगर हम डोमेन को n से रिप्लेस कर दें, यानी अभी क्या था, आर स्टार टू आर स्टार, जहां पे ये दोनों नॉन जीरो नेचुरल नंबर थे। आगे पार्ट में बोला है कि इसको हम किससे रिप्लेस कर दें, डोमेन को नेचुरल से रिप्लेस कर दें। अब यही क्वेश्चन बदल गया, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, बदल गया। कैसे बदल गया देखो, अब मेरा फंक्शन कैसे चलेगा, कौन आया है? अब हमारा फंक्शन चलेगा नेचुरल से, ये देखो, एक तो स्टार नहीं बनता हमसे ढंग से, ठीक है, नेचुरल टू, ये मेरा क्या काम करेगा, डोमेन का, और ये अब मेरा क्या काम करेगा। आई होप बात समझ में आ गई है। यहां इधर आ, इधर आ, नेचुरल टू, शर्म नहीं आती, 8 की कोचिंग 9 का अलार्म लगा सो गए, तो अलार्म क्यों लगाया था भाई, सो ही लेते। हाँ, चलो देखो, अब इसी क्वेश्चन में क्या हो गया, n गोज टू r हो गया। तो इस बार मेरा क्या बदल गया, डोमेन बदल गया कि नहीं बदल गया? इस बार मेरे पास सिर्फ यहां नेचुरल नंबर है और इधर मेरे जीरो छोड़ के सारे रियल नंबर है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? ये वाली बात तो फिर से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कि x1 बराबर x2 हो जाएगा, इसके लिए भी ये फंक्शन 1 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन इधर से जब देखो,
जब हम इसको लिखेंगे इस बार x इज इक्वल टू एफ वाई, जब हम लिखेंगे, ठीक है, किसके लिए, ऑन टू प्रूव करने के लिए लिखेंगे, तो x बराबर क्या लिख देंगे, 1/y, 1 क्या लिख देंगे। अब यहां y की बहुत सी ऐसी वैल्यू होंगी जिसके लिए इधर एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां रियल नंबर है। तुम रियल छोड़ो, तुम कोई ले लो, तुम 2 नंबर ले लो, तुम ले लो 2, तो यहां क्या हो जाएगा 1/2। क्या 1/2 नेचुरल है, यानी यहां पर अगर हम 2 देखें तो 2 की मैपिंग इधर किसी से नहीं होने वाली है, 2 रखा रह जाएगा क्योंकि इधर नेचुरल नंबर है। यहां 3 भी तो होगा क्योंकि ये नॉन जीरो नेचुरल नंबर है, तो 3 यहां रखोगे तो 1/3 हो जाएगा, और इधर 1/3 तुमको मिलने वाला नहीं है, तो इसकी मैपिंग फिर इधर किसी से, और जैसे ही एक भी एलिमेंट छूटा वो फंक्शन ऑन टू, तो यहां पे क्या लिख देंगे, नॉट ऑन टू। रीजन क्या लिखेंगे, देयर आर सो मेनी वैल्यूज ऑफ y फॉर विच देयर इज नो x। बात समझ में आ गई। देखो इसको खुश हो गया क्योंकि इसकी x नहीं है। हाँ ठीक है, मेरी बात हो रही है, क्वेश्चन की बात हो रही है बैल, ठीक है। नाम मेंशन करने की, ठीक है यार, क्या पता हो, हमको ना पता हो, बता दो। अच्छा चलो बताओ, नहीं है, नहीं है तब जबरदस्ती बता दे, ठीक है। यहां से समझ में आ गया। तो y के लिए x की कोई वैल्यू नहीं है, x की वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है तुम लोग, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब 1/1 ना हो तो ये एग्जांपल के हिसाब से देखो मिल जाएगा तुमको कहीं ना कहीं, जैसे यहां कहीं 0 हो जाएगा, x1 0 हो गया या कोई वैल्यू 0 हो गई, नॉट डिफाइंड हो गया, तो नहीं मिलेगा। कंपटीशन इतना ज्यादा है कि 8 की क्लास रखते हैं तो 9 बजे का भाई साहब अलार्म लगाते हैं। इतना करियर को लेके फोकस्ड है ये लोग अपने करियर पे कि बोलो 8 बजे सुबह आओ, और जानेंगे कि नया टॉपिक शुरू हो रहा है, आज फिर से रिवीजन हो रहा है, नहीं, बुलाओ 8 बजे, अलार्म लगाएंगे 9 बजे। समझ रहे हो, वो मतलब एक एक करके चले आ रहे हैं धीरे धीरे से। थोड़ा ध्यान रखो भाई, यस सर तो कह देते हो, टेबल यार ये पता नहीं कौन खराब किया है, इतने कॉन्फिडेंस से गलत बोल रहे हैं, कहीं 1/1 तो कंफर्म है, उसपे 1/1 तो सोच ही नहीं रहे, कहीं 1/1 तो सोचो ही ना। अब मिल गया ना 1/1 वाला एग्जांपल। देखो ये समझो, पहले नेचुरल टू नेचुरल जाओ और उसके बाद जाते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा एक्स नेचुरल, और ये भी क्या है नेचुरल। फंक्शन क्या है x²। या ये बताओ, या 1 2 3 ऐसे नंबर होंगे सब, यहां भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 से करेगा, 2 का 4 से करेगा, 3 का 9 से करेगा, 4 का 16 से करेगा। ये बात तो कंफर्म है कि 1/1 ये होगा, क्योंकि हर किसी एक एलिमेंट किसी एक ही से जाके टकराएगा, ठीक है। तो ये 1/1 है। और उसके बाद जो दूसरी बात करेगा यानी ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए देखो यहाँ पे 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ये किसी से मैप नहीं करेगा, अकेला रह जाएगा। 3 किसी से मैपिंग नहीं होगी इसकी, अकेला रह जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर से स्क्वायर करके इधर आ रहे हो ना, किसी कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या होता हो 2 होता हो, नहीं होगा, ठीक है। 5 भी नहीं, बहुत से नहीं है, तुम एक भी दिखा दोगे तुम्हारा काम खत्म, एक भी नंबर हटा काम बाबू के बाद 5 6 10 करने की जरूरत नहीं है। R2R में देखो भाई साहब, R2R में इधर सारे के सारे क्या है रियल नंबर है। अब एक दिक्कत है, -1 और 1 दोनों जाके एक से टकराएंगे, क्योंकि -1 क्या है एक रियल नंबर नहीं है क्या, और -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है। दो लोगों की मैपिंग एक ही से हो गई कि नहीं हो गई, तो 1/1 तो रह नहीं गया, ये कौन सा हो गया मेनी 1 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। सेम क्वेश्चन, लेकिन नेचुरल से नेचुरल में क्या हो गया। अब इसको दिखाओगे कैसे, देखो ये बात तो जो मैंने कही कि fx1 और x2 ये तो बराबर है, यानी जो मेरा फंक्शन है उसमें ये दोनों बातें बराबर हैं। जैसे कैसे, मेरा फंक्शन क्या था fx1 स्क्वायर fx2 स्क्वायर, यही था ना। एक वैल्यू डाल के दिखा दो कैसे, f-1 का स्क्वायर ये f1 का स्क्वायर बराबर है कि नहीं है, दोनों बातें बराबर है कि नहीं। इसको हटाओ, fx1 मेरा फंक्शन तो पहले से पता था ना, ऐसे लिखो fx इज इक्वल टू x, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx1 बराबर fx2 तुमने क्या कर लिया लेट किया, ठीक है। fx1 बराबर fx2, तो यहां पे दिखा दो
x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहां पे एक वैल्यू दिखा दो -1 और यहां पे 1 का स्क्वायर, सेम होता है कि नहीं होता है। बट -1 और 1 तो सेम नहीं है ना, यानी x1 fx2 बराबर है लेकिन x1 x2 तो बराबर नहीं है ना, बात खत्म हो गई, नहीं होगा ये। ठीक है, और दूसरे वाले केस में क्या बोल रहा है, ऑन टू तो नहीं है वैसे भी। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर क्या होगा, इसमें निगेटिव नंबर भी तो मिलेंगे और निगेटिव किसी का भी स्क्वायर, बात खत्म। सारे निगेटिव नंबर छूट जाएंगे कोडोमेन के कि नहीं, और अगर एक भी कोडोमेन का एलिमेंट छूट गया काम खत्म। पोलियो की एक वो टैगलाइन चलती थी ना, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्र टूट गया, नहीं सुना तुम लोगों ने, पोलियो ड्रॉप नहीं पिया क्या, तो बहुत बात की जनरेशन हो। अरे वो उसकी एक टैगलाइन चलती थी, एक भी बच्चा छूट गया, अभी अमिताभ बच्चन ऐड कर ही रहे थे, अभी पोलियो फ्री होने से पहले की बात है। तो वो वही चीज है, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया कोडोमेन का तो फिर वो ऑन टू नहीं रह जाएगा। अब वो ब्रांड एम्बेसडर है थोड़ा भाई, उनको मतलब बड़े सेलिब्रिटी है इसलिए उनको यूज किया जाता है कि भाई प्रचार, कोविड वाले में भी वही बोल रहे थे ना, उनको पता चला खुद को कोविड हो गया था। वो तो हो सकता है भाई, बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन अब वो यही सब करने के लिए, बाकी किसी मुद्दे में तो बोलते नहीं है वैसे भी, तो कम से कम पोलियो का ऐड ही पहले करते थे, अब थोड़ा कोविड के लिए बोल देते हैं, इसी में काम आ जाते हैं। अब जो है यार ये सब तो पूरा हो ही गया है, अब हम लोग कल जो है कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया है ना, कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है ना, बस बस यही रिलेशन पूरा डिफाइन कर दिया, फंक्शन हो गया। अब कल तुम लोग क्वेश्चन लगा के लाओगे इसके, फंक्शन ही है भाई वो, उसको fx लिख दो, gx लिख दो, px लिख दो, अभी बस यही दो चीजें हैं। ठीक है बस, हाँ इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अभी क्या कंफ्यूजिंग है भाई इसमें ये बता दो जरा, 1 मिनट रुको यार। अब आज के लिए हो गया काम भर का, कंटेंट समझ में आ गया है तुमको, थ्योरी, अब तुमको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाने हैं आज, उसके बाद निशान में नहीं आना है, एनसीईआरटी लगा के आओ, कल फिर आगे के हम प्रीवियस ईयर कुछ निपटाएंगे। ठीक है, लेकिन आज एनसीईआरटी सॉल्व करके आओगे।